वेलकम टू ऑल। एलन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी अपने इस एलन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अगली कक्षा में हम आपके भोजन के घटकों के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें आप यह जानेंगे कि आपकी थाली में परोसे गए जो भोजन है वह कौन कौन से पोषक तत्वों में उसमें उपस्थित हैं जो आपके शरीर के लिए उपयोगी या आवश्यक हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है और आज फिर हम एक बार इसको देखेंगे कि आहार के घटक जो 6 होते हैं उनको 2 श्रेणियों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक होते हैं दीर्घमात्रिक घटक और दूसरे हैं सूक्ष्म मात्रिक घटक। अर्थात हमारे जो पोषक तत्व हैं वह 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक होते हैं जिनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है और दूसरे वे पोषक तत्व जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मानी जाती है। तो अधिकतम यानी कि अधिकतम नहीं, दीर्घ मात्रिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये जो 3 पोषक तत्व हैं इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। कारण क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर के आंतरिक क्रियाओं के संचालन के साथ साथ जो हमारा शरीर बाह्य रूप में भी कार्य करता है, शारीरिक श्रम करता है, उसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितनी ज़्यादा उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, ऊर्जा की खपत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और आप लोगों को पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमारा शरीर जो है वह इससे प्राप्त होने वाली कैलोरी को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके अपने आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं में उसका उपयोग कर लेता है। अर्थात जो भी व्यक्ति जिस प्रकार के कार्य का संपादन करता है उसी के अनुसार उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि उसे अगर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, अधिक त्वरित ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसे क्या चाहिए? उसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक चाहिए। वहीं अगर व्यक्ति प्रोटीन, जैसे देखिए कि छोटा बच्चा है, उसके शरीर में अभी विनिर्माण की प्रक्रियाएं हो रही हैं या चोट लगी है, कोई रोग है, कोई आंतरिक परेशानी है, तो उससे निपटने के लिए या उस समस्या के समाधान के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अमीनो एसिड्स की, तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है? प्रोटीन से मिल रहा है। यानी कि प्रोटीन की आपूर्ति अधिक होनी चाहिए। वसा भी है, वसा की भी हमें इन पोषक तत्वों से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिज लवण और विटामिन, ये दोनों हमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। क्यों होती है और इनके होने और ना होने का क्या असर हम पर होता है, या हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। अभी हम ये आज की डेट में कार्बोहाइड्रेट से प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक कार्बोहाइड्रेट जो आपके लिए शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, यह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों में दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में आने वाला पोषक तत्व है। यह हमें आलू, चावल, शकरकंद या मीठी चीजों में, इन सभी से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें तुरंत ऊर्जा देता है। अब जैसे देखिए, हम कहते हैं ना कि ग्लूकॉन डी पीने से हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, तुरंत एनर्जी आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वह क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है और उसको तोड़ने मरोड़ने की शरीर को जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इकाई के रूप में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्मतम जो इकाई है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही जब हम पीते हैं डायरेक्ट, तो वो हमारे शरीर में वह तुरंत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके ऊपर हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अगर वही हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम दूध पीते हैं, तो क्या होता है? उसके पचने में, उसके अवशोषण में, अवशोषण के बाद उस कार्बोहाइड्रेट का कोशिका तक पहुंचने के बाद
कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें इसके ज्वलन के पश्चात एटीपी के निर्माण और एटीपी के ग्लूकोज के रूप में टूटने में जो समय लगता है वह ग्लूकोन डी पीने के बाद नहीं लगता है। इसलिए हमें रोटी खाने के बाद ऊर्जा कुछ देर बाद महसूस होती है और ग्लूकोन डी पीने के बाद तुरंत ही हमें ऊर्जा महसूस होती है। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम मात्रा को खाने से हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इंटरनेशनल जो मात्रक है यह जूल है। कार्बोहाइड्रेट का इंटरनेशनल लेवल पर जो मात्रक है वह जूल है, जबकि भारत में सामान्य बोलचाल में हम इसे किलो कैलोरी से मापते हैं। अब इनके नामों पर आते हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं? नहीं, कार्बोहाइड्रेट को श्वेतसार, शर्करा, कार्बोज इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये हमें शर्करा के रूप में, फलों के रस के रूप में, कार्बोज यानी कि कुछ पदार्थों में जैसे केले में कार्बोज सबसे अधिक पाया जाता है, इस तरीके से इन नामों से यह जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सूत्र की। तो सूत्र CH2O यही क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। कई लोग C6H12O6 को कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र बताते हैं, जो किसका सूत्र है? जो ग्लूकोज का सूत्र है। वह कार्बोहाइड्रेट का सूत्र नहीं है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि ग्लूकोज का वह सूत्र है C6H12O6। अब देखिए, भारत के लोगों में भोजन की थाली में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है? 60 to 70% होती है। इतना जानने के बाद अब हम यह सोचेंगे कि आखिर यह इतना उपयोगी है, हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है, यह हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऐसा हम क्या खाएं कि हमें तुरंत कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो जाए? ऐसा वह कौन सा स्रोत है जहां से हमें इसकी प्राप्ति होती है? तो इसका उत्तर यह है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें पादप जगत से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे होती है। जैसे साग, सब्जी, अनाज, दालें, ये जो भी हैं इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन है जो हमें जंतु जगत से प्राप्त होता है। बाकी सभी जो उसके फॉर्म्स हैं, बाकी जो उसके स्वरूप हैं, उसकी प्राप्ति हमें पादप जगत से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसकी उपस्थिति अगर हमारे भोजन में न हो तो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब हमने यह तो देख लिया कि पादपों में यानी कि पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति होती है, लेकिन कहाँ से होती है? पेड़ पौधों के किस भाग में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ये जानने के लिए यह आवश्यक है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन कहाँ पर होता है, यानी कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संचयन कहाँ पर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में संचित होता है, जिसके संचयन की एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, इससे तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसके अनुपस्थिति में तो हम भी जीवित नहीं रह सकेंगे, क्योंकि ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ऑक्सीजन और भोजन दोनों की ही प्राप्ति हो रही है। अगर हम यह कहें कि भोजन हम पादप से ग्रहण नहीं करेंगे तो भी हम जीवित रह सकते हैं, हम जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन ले लेंगे तो जीवित रह लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? यानी कि अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो कोई भी जीव जीवित ही नहीं बचेगा, अर्थात संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जैव जगत की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए यह फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हमारी सृष्टि की संरचना की एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपनी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति में पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एवं सूर्य का प्रकाश लेकर मिट्टी से जल और खनिज लवण लेकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या फिर अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे की ग्रोथ होती है, पौधा बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी पत्तियां, उसका तना, यह सब कुछ डेवलप होता है, विकसित होता है और अंत में जब यह अपनी परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचता है पौधा, तो इसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाता है और जब फूल लगता है तो फूल के संयुग्मन के बाद फल बनता है और फल या अनाज जो कुछ भी बनता है उसमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है। अब यह कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, इसकी रासायनिक प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है, जिसे हम सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll हमें मिलता क्या है, C6H12O6 प्लस CO2, यानी कि फिर हमें ग्लूकोज मिलता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जो हम निःश्वसन के द्वारा, जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रक्त के माध्यम से परिसंचरित होता है और कोशिकाओं में उत्पन्न जो एटीपी फॉर्मेशन की प्रक्रिया के लिए जो ज्वलन की प्रक्रिया होती है, उससे जो हमें मिलता है क्या कहते हैं कि जब उसके ज्वलन के फलस्वरूप हमें जो ऊर्जा मिलती है उसका तो उपयोग शरीर कर लेता है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जिसको हम निःश्वसन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधे क्या करते हैं, पौधे जो है उस प्रक्रिया में देखिए आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, या जो है वो ऑक्सीजन निकालते हैं और ग्लूकोज निकालते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, यहाँ पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज तथा जल की प्राप्ति होती है। तो यह वह प्रक्रिया है, यह वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का हम मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए संचयन जो है वह पौधों के अंदर होता है। अब देखिए हम अनुपात की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है जो किससे होती है, ग्लाइकोजेनेसिस बॉन्ड से ये अणु एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्रिया करके मजबूत बॉन्ड के रूप में बंध करके पोषक तत्वों की संरचना करते हैं, तत्व की संरचना करते हैं और जब यह टूटते हैं तो अलग अलग तत्वों के रूप में टूट जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिला हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन जब यह विखंडित होगा तो देखिए अभी आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या है, ग्लूकोज में आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज को बना रहे हैं। लेकिन जब ये इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बन जा रहा है, जब ये अपने जटिल संरचना में आ रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, ये कार्बोहाइड्रेट है। जब इस रूप में, स्टार्च के रूप में, शर्करा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में यह हम तक पहुंचता है तो हम उसे ग्रहण करते हैं और अपने शरीर की कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी आवश्यकता है उसको हम क्या करते हैं, पूरा कर पाते हैं। अब देखिए ग्लूकोज जो है वो एक दूसरे से, मैंने अभी आपको बताया कि किस बॉन्ड से बंधा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से यह, इसके अणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, अब हमने यह तो जान लिया कि हमें कार्बोहाइड्रेट पादप जगत से प्राप्त होता है, लेकिन पादप जगत में कोई एक पौधा तो है नहीं या एक खाद्य पदार्थ तो हमें प्राप्त होता नहीं है। हमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ
प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे खाद्य पदार्थ अलग अलग पाए जाते हैं, वैसे वैसे उनमें जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स की वैरायटी है वह भी अलग अलग पाई जाती है। तो उन वैरायटीज को हम क्या करते हैं कि हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में कार्बोहाइड्रेट्स को उनके सैकेराइड्स के आधार पर, यानी कि उनके बॉन्ड के आधार पर, उनके अणुओं के संयुग्मन के संरचना के आधार पर 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है आपके मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है आपके डाइसैकेराइड्स और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। आप सभी को पता है मोनो का मतलब होता है एकल, अर्थात जिन भोज्य पदार्थों में हम एक अणु उपस्थित होता है, जिन भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स एकल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं या एक अणु एक दूसरे अणु से एकल बॉन्ड से बंधा होता है, वह मोनोसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? आपकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 ऐसे शर्कराएं हैं जो किसमें आती हैं? मोनोसैकेराइड की श्रेणी में आती हैं। डाइसैकेराइड अर्थात जिसमें 2 अणु एक दूसरे के साथ संरचना में जुड़े हुए हों, बंधे हुए हों, जैसे आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड जिसमें अनगिनत अणु एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, यानी कि जिनकी संरचना सबसे अधिक जटिल है। एक बात ये भी समझ लीजिए कि हमारा शरीर जो है ना, वो कभी भी जटिल संरचना को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं करता है, वो धीरे धीरे उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ता है। अब आपने कोई पॉलीसैकेराइड खा लिया तो वह पॉलीसैकेराइड के रूप में डाइजेस्ट नहीं होगा, वह पहले मोनोसैकेराइड के रूप में बदलेगा, फिर उससे अधिक टूट करके वो मोनोसैकेराइड के रूप में बदलेगा, और यानी कि वह किस में बदलेगा? ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। जब वह ग्लूकोज में चेंज होगा तभी वह हमारी बॉडी में परिवहन के योग्य होगा, कोशिकाओं तक पहुंचकर ज्वलन की प्रक्रिया के योग्य हो पाएगा। अब जैसे देखिए, यह जो हमारी ग्लूकोज है, यह किसकी शर्करा है? यह किससे हमें प्राप्त होती है? यह हमें अंगूर से प्राप्त होती है, यह हमें कॉर्न से, मक्के से प्राप्त होने वाली शर्करा है। दूसरा है फ्रक्टोज, यानी नाम से ही आप देख लीजिए, फ्रक्टोज यानी कि फलों से प्राप्त होने वाली शर्करा। यह हमें किससे मिलती है? यह हमें फलों से प्राप्त होती है। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज जो है वो दूध से, और दूध में प्राप्त होने वाला जो लैक्टोज है उसमें एक और अणु मिल करके तब यह क्या बन जाता है? गैलेक्टोज बन जाता है, यह हमें प्राप्त होता है। अब देखिए डाइसैकेराइड, सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? यह गन्ने से, चुकंदर से प्राप्त होने वाली शर्करा है, यह हमें गन्ने और चुकंदर से प्राप्त होती है। माल्टोज, माल्टोज आप देखिए जौ होता है ना, जौ से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जौ में क्या पाया जाता है? जौ में जो यह माल्टोज पाया जाता है, इसी की वजह से बियर बनती है। बियर में अल्कोहल की मात्रा कितने % होती है? 3% पाई जाती है। ठीक है, तो यह जो माल्टोज है वह किसकी शर्करा है? जौ की शर्करा है। लैक्टोज सभी जानते हैं कि दूध की शर्करा है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड पे। स्टार्च आप लोगों को पता ही है, पेड़ पौधों से पाए जाने वाली जो आपके अनाजों से जो प्राप्त होती है शर्करा, वह क्या है? वह स्टार्च है। डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन आपका अनाज के का जो लेयर होता है, जो उसकी चिकनी परत पाई जाती है। अब जैसे कि चावल को आप देखिए, जैसे कहते हैं ना कि पॉलिश्ड चावल है, यानी कि उसकी जो सबसे जो नेचुरल उसका कवरिंग है, जो उसकी लेयर, जो धान के भूसी को निकालने के बाद एक नेचुरल प्रोटेक्ट लेयर होती है, उसमें हमें क्या मिलता है? डेक्स्ट्रिन मिलता है। कण होता है, कण, सामान्य भाषा में कण निकलता है, उसमें डेक्स्ट्रिन पाया जाता है। अब देखिए, अब आते हैं हम सेल्यूलोज पे। सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है
जिसका पाचन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं होता है। कहाँ पर होता है? जा करके वह हमारे जो हमारा सीकम कोलन और जो अपेंडिक्स का पार्ट होता है उसमें जाकर के इसका पाचन होता है। जो नॉर्मल हमारा ट्रैक है 9 मीटर का, उसमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ग्लाइकोजन पे। ग्लाइकोजन ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमें जंतु जगत से, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों से प्राप्त होता है। और पेक्टिन हमें फलों के गूदों से प्राप्त होता है। जितने भी पके हुए फल होते हैं ना, वह इसी पेक्टिन के कारण होते हैं। पेक्टिन उसमें पाया जाता है। तो ये है आपके कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये क्लासेस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।